जय हिंद साथियों। राजनीतिक की हर किसी की बस की बात होती नहीं है और इस बात का जिक्र तो सालों साल से हर कोई करते आ रहा है। अगर आप एक सामान्य आदमी हैं, ईमानदार लोग हैं, तो राजनीति मत कीजिए। यह बात कोई आज की नहीं है, लेकिन जरा आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि एक सामान्य राजनीतिक दल के लोग अगर राजनीति करना और चुनाव के अंदर जाना और चुनाव को जीत जाना, यह असंभव सा है। सिर्फ लोगों तक ही बातचीत नहीं रही है, इनको राजनीतिक दलों तक ये बात आ गई है। और इस देश के भीतर में तमाम छोटे छोटे राजनीतिक दल जो हैं, वो जब तक उनकी ताकत कुछ राजनीतिक सौदेबाजी करने की है, तब तक तो वो बचे हुए हैं, टिके हुए हैं, रुके हुए हैं। लेकिन इसके बाद की अपने बूते वो कोई चुनाव जीत सकते हैं, इस कल्पना को वह छोड़ दिए। क्योंकि राजनीतिक के तौर तरीके 2014 के बाद जिस तेजी से बदले हैं, उसने राजनीति और राजनीति की पूंजी भर तक ही नहीं, लेकिन इसके बाद की इकोनॉमी पॉलिसी और इस देश की विकास का खाता भी उस राजनीतिक सत्ता से जाकर के जुड़ गया, जो इसके कल्पना इससे पहले किसी राजनीतिक दल ने, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने या कोई नेता ने या किसी पीएम ने किया नहीं होगा। भारत देश की राजनीति का मतलब क्या इस देश का इकोनॉमिक पॉलिसी हो सकती है? भारत देश के अंदर चुनाव लड़ने का मतलब क्या कॉर्पोरेट का नेटवर्क हो सकता है? भारत में कॉर्पोरेट फंडिंग और पॉलिटिकल फंडिंग के बीच में क्या क्या वाकई में संबंध हो सकता है? क्या इस देश के भीतर में बैंकों का एनपीए और बैंकों से जुड़े हुए बिल्कुल डिफॉल्टर, यानी कोई जानबूझ करके पैसा नहीं दे, तो उनके बीच में क्या कोई तारतम्य इस देश के भीतर या राजनीतिक सत्ता या पॉलिटिकल फंडिंग से क्या जुड़ा हुआ हो सकता है? अगर ये जुड़ा हुआ है, अगर ऐसा संबंध है, तो फिर जो सत्ता में है उनके पास सब पैसा आएगा, या सबको इससे पहले क्या कहा जा सकता था? इस देश के भीतर में कॉर्पोरेट पैसा देता है, इंडस्ट्री पैसा देता है, बिजनेस पर्सन पैसा देते हैं, बिजनेसमैन पैसा देते हैं, और तो और ऐसे अज्ञात सोर्सों से पैसा आता है जिसका जानकारी इलेक्शन कमीशन तक पहुंचता जरूर है। लेकिन एक पल के लिए जरा आप सोचिए कि बीते 9 सालों में इस देश के भीतर में तकरीबन 25 लाख करोड़ रुपए सरकार ने गायब कर दिए, तो आप इस पर क्या कहेंगे? गायब करने का मतलब यह नहीं होता कि अचानक वो छूमंतर हो गया। गायब करने का मतलब यह है कि इस देश के भीतर में आरबीआई ने नोट छापी, बैंकों ने नोट बांटे, और वही नोट जब बैंक में वापस नहीं आ पाए, तो सरकार ने नोट छाप करके उसी नोट जो कि बांट दिए गए थे, उसकी भरपाई कर दी। और जिसके जरिए भरपाई की गई, जो पैसा बैंकों से लेकर के फुर्र हो गए, फिर उन्होंने नए तरीके से इस देश की सत्ता को साधा, और इस सत्ता को साधने का जो तरीका पहले ही अपनाया जा चुका था। और 9 सालों में अगर 25 लाख करोड़ रुपए इस देश के भीतर में रिटर्न ऑफ कर दिए, जिनके बट्टे खाते में डाल दिए गए, तो फिर ये रुपया क्या आप किसी बजट में इस तरीके से नजर आता है? साल दर साल, चुनाव दर चुनाव, राज्यों का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, अगर सारे खाके को अगर एक एक करके समझना शुरू कीजिएगा, तो हो सकता है कि आपके मन में एक सवाल बड़ा छोटा हो जाएगा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल किस सूची को जारी करके कितने उम्मीदवारों की चयन अभी और करेंगी, या फिर क्यों आखिर राजस्थान के भीतर में वसुंधरा राजे सिंधिया को हाशिए पे धकेल दिया गया और उन्हें मंत्री पद के दौर से बाहर किया गया। शिवराज सिंह चौहान के साथ भी ऐसा हुआ, और दिल्ली में बैठे हुए ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर जिनको ताकत का एहसास 2014 से पहले हर कोई लगातार करता था, लेकिन आज इनकी कोई ताकत नहीं, और वह भी खुद भी नहीं बोल पाते कि कैसे संभव है। यह संभव तभी है जब इस देश की राजनीतिक के जरिए इस देश में एक चुनाव कराने के तौर तरीके और किसी भी पॉलिटिकल राजनीतिक दल के भीतर में यह ताकत जब वोटरों में होती है, जब उस व्यक्ति की ही चलेगी, तो फिर इस समय में क्या यह कहना कि इस देश के भीतर में जितना भी माफिया या फिर जितने भी खाते में डाली गई रकम होती है, उसी के इर्द गिर्द इस देश के भीतर में जब इलेक्टोरल ट्रस्ट का पैसा निकल करके फंडिंग के जरिए राजनीतिक दलों तक पहुंच जाती है,
जो कि कॉरपोरेट का पैसा फंडिंग तक राजनीतिक दलों तक पहुंचता आता है, उसको अगर कैटेगराइज कर दिया जाए तो ये बात निकल करके क्या आ सकती है कि कितने लोग, कितनी इंडस्ट्री, कितने कॉरपोरेट, कितने बिजनेसमैन, कितने एमएसएमई, कितने छोटे बड़े व्यापारी, कितने बड़े लोगों ने बैंकों से नोट लिया, आरबीआई ने नोट छापे, सरकार ने उन नोटों को माफीनामा कर। अगर इस दौर में भारत देश की राजनीति और सिर्फ पूंजी के आश्रय अगर चलती है, या चलती थी या फिर चलती है, तो फिर उसका सोर्स एक ही जगह जा रहा है। तो क्या कोई राजनीतिक दल जो छत्रकों की, सहयोगी की तादाद इस देश के भीतर में पटी पड़ी है, ये कितने दिन चुनाव लड़े? 2 बार सत्ता से बाहर रहते नहीं हैं कि छत्रक इस दौर में, इस समय में अपने तौर पे घबराने लगते हैं और उनके सामने मुश्किल होती है संगठन को भी कैसे चलाना है। ऐसा नहीं है कि इस देश के भीतर में इससे पहले ही ऐसा परिस्थिति नहीं रहा होगा, लेकिन पहले पाइपलाइन पैसे की तमाम जगहों पे जाती थी। पहले चुनाव लड़ने के तौर तरीकों में कहीं कोई विचारधारा मायने रखती थी। ध्यान से आप समझिए कि सब कुछ खत्म हो गया। महत्वपूर्ण इस समय में 2 बातें हैं। एक, इस देश के भीतर में पहली बार कौन कितना पैसा रेबरी के तौर पे जनता को दे सकता है, ऐलान करता है, वादे करता है। ये सबसे बड़ा चुनावी हिस्सा वादा करना है। दूसरा हिस्सा सरकार किसी की भी बने, लेकिन वो सरकार अगर हमारी होगी, ये ताकत से लेकर के सांसदों की खरीद फरोख्त का खुला खेल इस देश में बार बार हुआ और सबने देखा किस तरीके से विधायक और सांसद सबको दिए और क्या, ये सब जानते हैं देशवासी। इस परिस्थितियों को थोड़ा गौर से समझने की जरूरत है। जब इस बात की आपसे जिक्र कर रहे हैं तो 25 लाख करोड़ जो इस देश के भीतर में पब्लिक सेक्टर के बैंक है, जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है, उनका एक लिस्ट मौजूद है जो यह बताता कि 24,95,080 करोड़ रुपए इस दौर में, इस वक्त, इस समय में बट्टे खाते में। एक आरटीआई के जरिए निकल करके ये रिपोर्ट आई, जो सूरत के एक सामाजिक कार्यकर्ता संजय इजाला, उन्होंने उस आरटीआई के जरिए इस रकम को बताया, निकाला और वर्ष दर वर्ष, साल दर साल और तमाम जगहों पर ये जानकारी जब निकल करके आई तो वो भी हैरत अंगेज थे कि ये पार्लियामेंट में तो आप बताते थे लगभग 11 लाख करोड़, लेकिन यहाँ तो खेल लगभग 25 लाख करोड़ का है। तो क्या वो सिर्फ सरकारी बैंकों का आंकड़ा बता रहे थे? जी, वो केवल सरकारी बैंकों का आंकड़ा था। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को देखिएगा अगर आप, तो उसमें समझते आगे चले जाइए कि इलेक्शन से ठीक पहले, लोकसभा चुनाव के इलेक्शन के पहले, जो पब्लिक सेक्टर का जो बैंक होता था उसमें अगर रिटर्न अप सरकार ने 1,83,202 करोड़ जो 2018-19 का साल है उस साल में किया, तो दूसरी तरफ शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के अंदर उस समय में 2,36,265 करोड़ रुपया माफी कर दिए। और ये सिलसिला लगातार आगे चलते चला गया साल दर साल। और उसके बाद उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आ गया, उसमें भी जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक थे वो 2 लाख करोड़ से ज्यादा के। ये परिस्थितियां बताती है कि एक तरफ यह खाका जो आरबीआई की तरफ से निकल करके बाहर आई तो एक 25 लाख करोड़ का, दूसरी तरफ से जरा आप सोच लीजिए जो इस देश के अंदर जिस अकाउंट का पैसा है, जो डिफॉल्टर इस दौर में है, उनकी संख्या है 16,823। जो एनपीए के दायरे के अंदर आते हैं उन अकाउंट्स के अकाउंट है 36,150। ये दोनों को अगर मिला दीजिएगा तो ये तकरीबन 52,000 खाते पार कर जाते हैं। जब टोटल जो जानकारी निकलती है वो लगभग 60,000 के आसपास है अराउंड। जिस अकाउंट के जरिए, जिस खाते के जरिए जो भी पैसे निकले और नहीं रिटर्न आए, वापस लौट करके वो अकाउंट के जरिए। अगला सवाल एक और होगा, अच्छा ऐसे कौन लोग थे? ये बार बार आरबीआई ने ये कहा, बताया, सरकार ने पार्लियामेंट, संसद के भीतर भी कहा कि देखिए ऐसे टॉप मोस्ट 10 ये हैं। उसमें मान लीजिए कि मेहुल चौकसी का नाम लिया, नीरव मोदी का नाम था, विजय माल्या का नाम था। बात इतना ही से नहीं चली। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर 60,000 खाते का जिक्र अगर किया जा रहा है तो ये 60,000 खाते एक शहर में तो नहीं होगा ना। इस देश के अलग अलग शहरों में बिखरे होंगे, अलग अलग धंधे होंगे, सबके अलग अलग धंधे हो सकते हैं, रोजगार हो सकते हैं। कोई बिजनेसमैन होंगे, कोई इंडस्ट्री, कोई ट्रेडर होगा, कोई एमएसएमई से जुड़ा हुआ होगा, कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट होगा। सभी अपने तौर पे कर रहे हैं कोई धंधा। जो पैसा पॉलिटिकल फंडिंग होती है वो इनके जरिए होती है। क्या आपने कभी ऐसा सुना
कि किसी विधायक को खरीदने के लिए कोई पॉलिटिशियन पैसा लेकर के गया, उसमें दे दिया, ऐसा नहीं सुना। ऐसा नहीं होता। होता ये है कि सोर्स व्यक्ति बता दिया जाता है। तो सोर्स व्यक्ति कोई इंडस्ट्रियल होता है, कोई कॉर्पोरेट से जुड़ा होता है, कोई बिजनेस घराने से जुड़ा होता है, कोई बहुत बड़ा व्यापारी होता है। अलग अलग माध्यमों से जो खरीद फरोख्त होती है विधायक को उसमें पेमेंट की जाती है इनके द्वारा। लेकिन सरकार तो ये लोग कर रहे, तो उन पे छापा कौन मारेगा? इन्हें सक्रिय ईडी सक्रिय कैसे होगी? ये क्लीन चिट उन्हें दी जाती है। और महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ भी हुआ इसका खुला खेल, उससे पहले मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ खुले समय खुले तौर पर हर किसी को समझ में आया। और जो कर्नाटक के अंदर भी हो, वहां की जो सरकार, मतलब ये बिल्कुल पूरा देश जानता है इस चीज को। अब जो यहाँ पे जो सवाल है और ये जो जानकारी निकल कर के आ रही है कि भारत देश के भीतर में जो पैसा लिए गए अलग अलग बैंकों के द्वारा, उसमें यह जान लीजिए कि जो भारत के सरकारी बैंक है वो 12, वो 22 कॉमर्शियल बैंक निकल करके सामने आते हैं। तमाम बैंकों के छोटे बड़े नाम होते हैं, जिसमें बंधन भी है, सीएसबी बैंक भी आएगा, मतलब आईसीआईसी होगा, तो धनलक्ष्मी भी आएगा, एचडीएफसी भी आएगा, इंडस बैंक भी आएगा, आईडीएफसी भी आता है, मतलब कर्नाटक बैंक भी आएगा, और भी कई, कोटक बैंक भी उसमें आता है, प्राइवेट बैंक, ऐसे तमाम बैंकों के नाम है जो पूरा का लिस्ट है उसका, जो सबको माफ सरकार ने किया। जब ये सारी चीजें निकल करके आती हैं, जब इस पे खबर खोज की जाती है, तो इस देश के भीतर के जो कॉर्पोरेट बतलाते हैं उनकी जो संख्या जो है लगभग 1000 से 1200 के करीब हैं, जो इस समय में एनपीए के दायरे में शामिल है और बिल्कुल डिफॉल्टर हैं वो। ऐसा जानकारी निकल कर के आ रहा है 1000 से 1200 के बीच, जो अलग अलग माध्यमों से निकला है। 1000 से 1200 तक का जिक्र इसलिए भी है, किसी का कहना है कि जो जानकारी जो निकल कर जो इंडस्ट्री के तौर पे है, इंडस्ट्रियलिस्ट का जो तादाद है और छोटे बड़े जो इंडस्ट्री इस देश के भीतर में चल रही है, वो टोटल इंडस्ट्री भी हो सकती है या फिर किसी स्टील आयरन से जुड़ी हुई इंडस्ट्री भी हो सकती है। वो कुछ भी बना सकती है, एक छोटी सी कील भी बना सकती है, एक पलक बना सकती है, वो ग्लास बना सकती है, वो प्लेट बनाए, थाली बनाए, कुछ भी कर सकती है। इनकी संख्या लगभग 25,000 है जिन्होंने रिटर्न पैसा नहीं किया एनपीए के दायरे में, ये बिल्कुल भी डिफॉल्टर हैं। ये 25,000 में से कुछ 1000 से 1200-1300 के बीच में हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एमएसएमई को लेकर के सरकार जिक्र करती है, छोटे छोटे जो अपने तौर पर स्टार्टअप करते हैं, उसमें भी बड़ी तादाद आ गया। वो भी तकरीबन छोटे बड़े मिलाकर के अलग अलग अगर साल को जोड़िएगा तो 17,000 खाते जो है उनसे जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। और बाकी कुछ और हैं जो अलग अलग माध्यमों से आते हैं। तो इस दौर में, इस समय में जो अलग अलग तरीके से जो इलेक्शन पर जो कहते हैं कि पैनी नजर रहती है, सरकार की रहती है, इलेक्शन कमीशन की होती है, तो क्या ये पैसा रोटेट करके वहां तक पहुंच जाता है जो कि एनपीए में दायरे में है, या फिर बिल्कुल भी डिफॉल्टर है? क्योंकि एक साल का ही अगर आपसे जिक्र करें, 2022-23 का अगर जिक्र करें, तो एसबीआई के पास कितने अकाउंट्स थे? 1921 अकाउंट्स, जो बहुत डिफॉल्टर है बिल्कुल भी। पंजाब नेशनल बैंक के अंदर 2231, यूनियन बैंक के अंदर 1831, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 2219 डिफॉल्टर। अलग अलग बैंकों में अलग अलग संख्या है जो डिफॉल्टर की है, और इनके पास जो रकम होती है वो कम से कम रकम जो है वो लगभग 20 से 24,000 करोड़ के बीच की है। जो ज्यादा है एसबीआई के आसपास में, वो 80 यानी 79,000 यानी 80 लाख करोड़ के आसपास। इस देश के भीतर में जो संदेश जाता है, जो सरकार जो रिटेन ऑफ करती है, जो पट्टे खाते में पैसा डालती है और उस बैंक उसको अपने रूप से निकालता है, लेकिन जो पैसा लिए और नहीं लौटाते, उस पैसे की जो एवज में केवल 5 सितारा जीवन नहीं जीते, उनकी रहीसी में कोई भी कमी नहीं आती है। वो फिर से दोबारा दूसरे अकाउंट के जरिए, दूसरे इंडस्ट्री के जरिए, दूसरे तरीके से वो बैंकों को फिर से पैसा ले लेते हैं। और फिर उसमें एक एक्सपर्ट का ये बात आती है राय कि 20 से 25% जो अकाउंट होते हैं वो रिपीटेटिव होती है, यानी एक व्यक्ति ने जहां से पैसा लिए उसके बाद नहीं लौटाया, फिर वो दूसरे नाम दूसरे तरीके से वो अकाउंट खोलते हैं और उसके बाद बैंक से फिर वो लोन ले लेते हैं। और पुरानी हिस्सेदारी, साझेदारी, दोस्ती, यारी, जो भी कह लीजिए आप, और पॉलिटिकल तौर पे निर्णय होते हैं इस देश के भीतर में
इसीलिए बैंकों को बोर्ड में भी नियुक्तियां राजनीतिक तौर पर होती है हुई, ये कोई छुपी हुई बात नहीं। यहाँ के आरबीआई के बोर्ड के अंदर ही जो नियुक्तियां होती है वो यूं ही नहीं होती। ये हर किसी को पता है, इस देश के भीतर में ये बताने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। इस देश के भीतर में जितने भी पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी नियुक्तियां बोर्ड के भीतर में पॉलिटिकल तौर पे होती है, और बहुत बड़े तादाद पे जो भाजपा से जुड़े पॉलिटिशियंस हैं उन्हें भी अब बोर्ड में डाल दिया जाता है, जिससे कि वो निगरानी रखे कि बात इधर से उधर ना हो पाए। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इस देश के भीतर में जब इतनी बड़ी रकम जो आई निकल के चली गई, कोई जानकारी नहीं, कोई पता नहीं, अगर उसके जरिए राजनीतिक तौर पे अगर समझिएगा तो अगला सवाल कोई भी ये करेगा कि राज्यों के चुनाव के भीतर या फिर लोकसभा के चुनाव, अगर सरकार ये सत्ता ये मान ले अगर चुनाव को जीतना है, और राजनीतिक तौर पे जो पॉलिटिकल फंडिंग होता है और ये जो हिस्सा आता है इसका जिक्र, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, जितना भी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों को, जो नेशनल पार्टी है या फिर सहयोगी है या नेशनल पॉलिटिकल सहयोगी है, जितना सबको मिलाकर के मिला उसके 3 गुना ज्यादा एकलौता बीजेपी को मिला, भाजपा को। जो कॉर्पोरेट ट्रस्ट का पैसा है, जो अलग अलग इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए पैसा आता है, उसमें जितना भी सबको मिला उसका 5 गुना ज्यादा भाजपा को मिला। जो अननोन सोर्सेज हैं उसमें कहा जाता है कि 2000 रुपए से कम, पहले 20,000 था, अब 2000 है, वो जो दिया जाता है उसका जो सोर्सेज था उससे भी 10 गुने से ज्यादा लगभग भाजपा के पास पहुंचती है। लगभग रकम की पूरी अगर समझिएगा, जोड़िएगा, परसेंट जोड़िएगा तो भाजपा नीचे होगी, लेकिन जब रकम जोड़िएगा तो वो 10 गुना ज्यादा होता है। एक और सवाल है यहाँ पर, अगर सारा पैसा इस तरीके से सिर्फ राजनीतिक दल को जो मिलता है उसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा मिलता है, अगर चुनाव लड़ने के लिए पैसा सबसे मायने रखता है या पैसा ही मायने रखता है, तो दोनों चीजों से जो नेशनल पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, वो तो उम्मीद बनाए रखेगा। और जो उम्मीद बना करके आगे चलती है कि यह चुनाव जीत जाएंगे, या भरोसा और आश्वासन चुनावी बाजार में लगातार देती जाती है, तो उसको भी कुछ पैसा आ रहा होगा। सवाल है यहाँ पर, कुछ पैसा आम आदमी पार्टी के पास आ रहा हो, कुछ पैसा इस समय में ममता बनर्जी के पास आता है, कुछ स्टालिन यानी डीएमके के पास आ रहा है, कुछ पैसा नीतीश कुमार जी के पास भी जाता है, सत्ता में है वो बने रहते हैं। तो रीजनल फोर्सेस जो हैं, जो क्षेत्रीय कुछ परसेंट आते हैं जो सत्ता में जो हैं, उसमें से 5-7% से ज्यादा ओवरऑल का जो उससे ज्यादा होता नहीं है जो रीजनल पार्टी के पास आ रहा है अलग अलग माध्यमों से। लेकिन दूसरी तरफ बात होती है जिन राज्यों में छत्रकों की मौजूदगी, सहयोगियों की मौजूदगी होती है, उन राज्यों में जो कॉर्पोरेट होती है, जो व्यापारी होते हैं, जो इंडस्ट्री चलाने वाले होते हैं, जो एमएसएमई वाले हैं, इसमें एक नहीं ट्रेडर्स और बिजनेस पर्सन्स, उनसे जुड़े हुए जो अकाउंट्स होते हैं तकरीबन 10,000 के आसपास है। जो एमएसएमई का जिक्र हम किए उसमें मान के चलते हैं कि 20% रिपीटेटिव, मतलब दोबारा होता है, अकाउंट खुलता है, और एक खाता जो भी पूरा खाका बनता है, अगर पैसा एक ही जगह पॉलिटिकल तौर पे जाता है, तो किसी भी पार्टी के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखना कोई छोटी बात तो होती नहीं है। वो सिर्फ पैम्पलेट छापने का जिक्र नहीं होता है, केवल डंडा झंडा उठाने की बात नहीं होती। कार्यकर्ताओं को जो फुल फ्लेजर जो मिलता है, उनको जो कुछ पैसे देने की जिक्र नहीं है, इतना ही नहीं, एक पूरी सिस्टम है जो सालों साल चलती है। अगर सालों साल आप सत्ता को से बाहर रहते हैं तो फिर आप उस दिशा में समझौता करने के लिए बढ़ ही जाते हैं, जहां पर आपको यह पता चलने लगता है कि कुछ पैसा अगर हो जाएगा तो इसको 2 तरीके इस देश में उभर कर आता है। इससे वो राजनीतिक पार्टी जिसके पास ब्लैक मनी उस सत्ता के साथ नहीं जाएगी तो कल उसके पास ईडी आ जाएगी, पॉलिटिकल तौर पे वो खिलाफ नहीं जाएंगे। ये बताने की जरूरत नहीं कि कौन राजनीतिक दल इसमें आते हैं, दूसरा हिस्सा होता है जो हमारे पास है। लेकिन जो हमें रास्ते में पैसा चाहिए, क्योंकि हम राजनीतिक तौर पे अपने वोटरों को आप में शिफ्ट कर सकते हैं और अपने वोटरों को जरिए आपके विरोधी जो खड़े हैं उनको काउंटर भी कर सकते हैं, यानी उस बोर्ड में हम सेंध भी लगा सकते हैं। जब राष्ट्रीय तौर पे लड़ाई होती है या फिर किसी भी तरीके से अगर राज्यों के चुनाव को लेकर के तौर पर होती है,
छोटे छोटे जो सहयोगी दल होते हैं इसलिए भी मायने रखते हैं क्योंकि उनकी पॉलिटिकल सौदेबाजी जो होती है, राजनीतिक सौदेबाजी, उस इकोनॉमी को अपने अनुकूल कर लेती है, जहां पर उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को बचाने के लिए या फिर चलाने के लिए पैसा कुछ आ जाए। इसका एक और हिस्सा है, इसको भी जरा समझते हैं। ये दूसरा हिस्सा क्या है? जो राजनीतिक दल के पास, जो उन्हें मौका देती है अपने संगठन को बचाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को जोड़े रहने के लिए, क्योंकि लंबे वक्त तक अगर ऐसे रहा, उन्हें फंडिंग नहीं मिला, सत्ता से बेदखल रहे, सत्ता से बाहर रहे, तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सत्ता में नहीं रहेंगे तो ज़्यादा उन्हें पास फंडिंग नहीं आ पाएगी। इसीलिए भी उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो सत्ताधारी पार्टी उससे मिल जाए। और एक बात का और जिक्र इसमें करते हैं कि जब भी क्षेत्रीय पार्टी, सहयोगी दल जो होते हैं, उसमें उनको भी एक व्यक्ति, एक परिवार के इर्द गिर्द पूरी राजनीति सिमट जाती है। जो भी क्षेत्र को, सहयोगियों को आप देखिएगा, डीएमके से प्रयास शुरुआत कीजिए या महाराष्ट्र के अंदर जाइए, बिहार प्रदेश के अंदर जाइए, उत्तर प्रदेश के भीतर जाइए, झारखंड में जाइए, किसी भी राज्य में जाइए, तो आपको बिल्कुल नजर आएगा कि हाँ, बात तो सही है, एक ही परिवार के इर्द गिर्द कई राजनेता है। उसके वजह जो है, वो पैसा जो कॉन्सेंट्रेट होता है, जो पैसा जो आने का जो प्रक्रिया था, वो एक ही जगह पे आए। ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण है राजनीति के अंदर, ये भी चलते रहता है। और ये सारी बातें जब घूम घूम करके गोल गोल आप जब भाजपा के अंदर आती है बात, तो आपके अंदर एक सवाल हो सकता है कि इसीलिए भाजपा, कोई नेता अपना फन नहीं फाड़ पाता है, कोई अपने आप को खड़ा नहीं कर पाता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं खड़ा कर सकता है, पार्टी दफ्तर को नहीं चला पाएगा। तो ये सवाल तो है, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल होता है कि पार्टी दफ्तर को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, और जब पैसा चाहिए तो ये पैसा आएंगे कहां से? तो इसलिए आज के समय में क्या उसके पास पैसा होता कहाँ है और कैसे चला पाएगा, और जैसे ही चलाने पड़ेगा तो वैसे ही पैसा कहाँ से लाएगा, इसकी जांच शुरू हो जाएगी। कोई ना कोई तो फाइल खुल ही जाएगा ना कहीं। ये तो फैक्ट है, हर नेता की फाइल तो बनती ही है, और ये नेताओं को तो पता ही है। बस क्या है, जिनके हाथ में सारी एजेंसियां हैं, छोड़ देंगे उनके पीछे। वो कितना दूध के धुले हुए हैं, ये बात पता होता है हर राजनीतिक दल को, हर राजनीतिक दल के बारे में पता होता है। कौन सा फाइल है, उसके लिए कौन सा फाइल बनेगा, कौन सा खुलेगा, ये ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन ये पता होता है कि कोई ना कोई फाइल तो इसके खिलाफ बन ही जाएगा। और फिर बनता है, पहुंचते हैं, जाते हैं, तो वहां पे अब बात होता है जिसको ये कह सकते हैं कि अब इस भूमिका के अंदर रहना है, तो उसी भूमिका में चले जाते हैं। ये एक ऐसी परिस्थिति भी है हमारे भारत देश की। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में आपसे, तब तक लीजिए।